हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम श्रीवास्तव, ज्ञानदीप के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं इंग्लिश का अध्यापक हूँ, आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगा। तो मैं 9th और 10th क्लास के ग्रामेटिकल पोर्शन को पहले कवर करना चाहूँगा। तो हम पहले इंग्लिश स्टार्ट करते हैं जिसमें 9th और 10th दोनों क्लास के ग्रामेटिकल पोर्शन कवर होंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि मैं इंग्लिश का अध्यापक हूँ, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इंग्लिश किस तरीके से पढ़ना है और कैसे सीखना है। ग्रामेटिकल पोर्शन हमें किस तरीके से कवर करना है, सिर्फ हमें याद नहीं करना है, उसे समझना भी है। तो हम उसे कैसे समझ सकते हैं? हम इंग्लिश के बेस से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश की उत्पत्ति तक तो छोड़ देते हैं। हम ये स्टार्ट करते हैं कि हम इंग्लिश को अच्छी तरीके से सीख कैसे सकते हैं और इंग्लिश है क्या चीज़। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इंग्लिश जैसे हमारी हिंदी है, हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत थी, उसी तरीके से इंग्लिश भी एक भाषा है, मतलब लैंग्वेज है ये। ठीक है, तो इस लैंग्वेज कैसे बनता है ये देखते हैं पहले हम। हाँ, तो स्टूडेंट्स, मैं बता रहा था इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये मैंने आपको बताया है। तो इस लैंग्वेज को अपन किस तरीके से सीख सकते हैं? सिर्फ हम लाइन्स याद करके नहीं सीखेंगे इसको, हम ये क्या चीज़ है उसको पहले हम देखते हैं एक बार। तो इंग्लिश को समझने की कोशिश करते हैं, ये लैंग्वेज कैसे बनता है। लैंग्वेज यानी भाषा, हिंदी में हम इसे भाषा कहते हैं इंग्लिश को। ठीक है, ये भाषा हो गई। अब ये कैसे बनती है भाषा? भाषा कोई भी भाषा या कोई भी लैंग्वेज है वो बनती है वाक्यों से, जिसे हम कहते हैं सेंटेंस। इन सेंटेंस से मिलकर क्या बनते हैं? वाक्य। अब सेंटेंस किससे मिलकर बनते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। सेंटेंस आपको भी पता होगा किससे मिलकर बने होते हैं? वर्ड्स से। वर्ड्स का मतलब क्या होता है? शब्द। हिंदी में इनको बोलते हैं शब्द, जैसे राम, श्याम, वह, यह, मतलब इन्हीं शब्दों से मिलकर बना होता है वाक्य। और ये जो शब्द होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं? ये मिलकर बने होते हैं लेटर्स, यानी इसको क्या कहते हैं अपन हिंदी में? अक्षर। इनसे मिलकर बना होता है ये अंग्रेजी। हम सिर्फ अंग्रेजी को किताबों में पढ़ने से, हम उसके अध्ययन से उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन पहले हमें इन चीज़ों के बारे में जानना होगा कि वो लेटर्स कौन से हैं, वर्ड्स कौन से हैं, सेंटेंस कौन से हैं, और कौन से सेंटेंस का किस तरीके से यूज़ करें कि वो एक भाषा का निर्माण किया जा सके। तो सबसे पहले लेटर्स के बारे में हम जानते हैं। लेटर्स सबको पता है, A to Z। यही लेटर्स आते हैं पूरे इंग्लिश के अंदर जो यूज़ किए जाते हैं। A to Z लेटर्स को ही हम पूरे अंग्रेजी भाषा में यूज़ करते हैं। इन लेटर से बनते हैं शब्द, जैसे कि राम, श्याम, ये इन लेटर से ही शब्द बनते हैं। वह जैसे ही, सी, इट, दे, ये सारे शब्द इन A to Z वर्ड से ही बनते हैं। तीसरा चीज आता है अपना वाक्य। अब इन शब्दों को मिला के वाक्य बनता है। वो किस तरीके से बनता है? He is going to market। मतलब हिंदी अर्थ क्या है इसका? वह बाजार जा रहा है। ठीक है, तो वह बाजार जा रहा है, ये इसका हिंदी अर्थ है। अक्षर से शब्द बने, शब्द से वाक्य, लेटर्स टू वर्ड्स, वर्ड्स टू सेंटेंस। अब सेंटेंस से किसी भी भाषा का निर्माण किस तरीके से हो सकता है? जैसे कि एक सेकेंड, स्टार्ट करिए। जैसे कि राम बाजार जा रहा है, तो राम इज गोइंग टू मार्केट। उसके बाद राम सब्जी खरीदना चाहता है, तो ही वांट्स टू बाय टेबल्स।
वह क्या खरीदना चाहता है? सब्जी खरीदना चाहता है। वैसे ही हम इन वाक्यों से मिलाकर एक प्रकार की भाषा का निर्माण कर सकते हैं। इस अंग्रेजी भाषा में हम किसी भी तरीके से बोलने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम इन चीज़ों को पढ़े कैसे, समझे कैसे, ये चीज़ें हमारी बेसिक्स होती हैं। लेटर्स, इनको हम अच्छी तरीके से जानते हैं और सभी बच्चों को, क्योंकि हम 9th और 10th क्लास की बात कर रहे हैं, तो सभी बच्चों को इसका अच्छी तरीके से ज्ञान अवश्य होगा, A to Z वर्ड्स का। उसके बाद आते हैं हम वर्ड्स पे। वर्ड्स के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम जितने वर्ड्स लर्न करेंगे, जितने वर्ड्स याद करेंगे, हमारे बुक्स के अंदर जितने वर्ड्स मिल सकते हैं या डिक्शनरी में जितने वर्ड्स मिल सकते हैं, जितने याद करने की कोशिश करेंगे उतनी ही हमारी इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो बहुत बेस्ट होती चली जाएगी। तो इसके लिए हमारे जो इंग्लिश ग्रामर है उसके अंदर का भी यूज कर सकते हैं, या आप जो डिक्शनरीज आती हैं उनका भी यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है सेंटेंस, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर हमें सेंटेंस का ज्ञान हो गया तो हम वाक्य भी अपने आप ही बना सकते हैं। सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं और हमें किस तरीके से इन सेंटेंस को बना सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर हम सेंटेंस के बारे में पढ़ लेंगे और शब्द याद करते रहेंगे तो इस भाषा का निर्माण अपने आप ही हो जाएगा। तो हम बात करते हैं वाक्य के बारे में कि वाक्य क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और इनको कैसे बनाया जाता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे स्टूडेंट सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस यानी वाक्य, क्या होते हैं वाक्य, कैसे होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम ये देखते हैं। पहला, अफर्मेटिव सेंटेंस। सेंटेंस इसका मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, नॉर्मल वाक्य। कैसे वाक्य? ऐसे वाक्य जो साधारण होते हैं, जैसे कि राम आम खाता है, मुकेश पढ़ाई करता है, मुकेश पढ़ाई करता है, सुरेश बाजार जाता है। बहुत सारे वाक्य होते हैं। दूसरा वाक्य, जैसे मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, राम बाजार जा रहा है, ये है अफर्मेटिव वाक्य यानी सकारात्मक वाक्य। दूसरा वाक्य होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य कौन से होते हैं? शब्द में ही आ रहा है, यानी नहीं का बोध होता है जिनमें, यानी उसमें नहीं अवश्य आता है। कैसे? एग्जाम्पल के द्वारा, इस बार राम को बाजार नहीं भेजेंगे, इस बार सीता को भेजते हैं। ठीक है, सीता इज नॉट सीता इज नॉट गोइंग टू मार्केट। सीता बाजार नहीं जा रही है। मतलब नहीं जा रही है का मतलब ये होता है कि सीता बाजार नहीं जा रही है, मतलब इसमें नहीं का बोध हुआ तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तीसरा आता है आपका, तीसरा सेंटेंस होता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य? ये वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, हम इनके प्रकार बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये जान लें कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं। हम किसी भी व्यक्ति से प्रश्न करते हैं या प्रश्न उसके हमारे किसी भी वाक्य में प्रश्न होने का बोध होता है तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। वो कैसा होता है हम उसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे, इज सीता गोइंग टू मार्केट? इज सीता गोइंग टू मार्केट? क्या सीता बाजार जा रही है? दूसरा,
वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। ये सारे वाक्य आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। चौथा वाक्य आता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब विस्मयादि बोधक वाक्य। इसमें हम उन सभी वाक्यों को लेते हैं जिसमें हम अपना दुख सुख सभी प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि मतलब किसी भी प्रकार की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, जैसे कि सो सैड ही हैज़ बीन डाइड, मतलब बहुत बुरा हुआ, वह क्या हो चुका है, मर चुका है। या जैसे हम किसी भी प्रकार कोई भी मैच देखते हैं, मैच में हम जोर से चिल्लाते हैं हुर्रे, मतलब हम तो यहाँ पे चिल्लाते हैं, हिंदी वाक्यों के अंदर कुछ और चिल्लाते हैं हम, लेकिन इंग्लिश में ज़्यादातर इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है हुर्रे। मतलब एक खिलाड़ी की उसकी योग्यताओं को या उसके गुणों को और आगे बढ़ाने के लिए या उसको प्रोत्साहित करने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। दुख के लिए भी प्रयोग करते हैं, डांटने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारे शब्द होते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। हम इन वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं, कैसा इनका फॉर्मेट होता है और हम इन वाक्यों को कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए हमें एक एक वाक्यों को पढ़ना होगा। तो एक एक वाक्य के स्ट्रक्चर के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि इन वाक्यों का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है और इन वाक्यों में क्या क्या चीज़ें आती हैं जिनसे इन वाक्यों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में कि ये सकारात्मक वाक्य किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और इसका निर्माण किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जाने हम सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम टेंस में इसके बारे में अवश्य पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इसे जान लें कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं हम, कर्ता। उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में हम कहते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया ये टेंस के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। प्रत्येक वाक्य में अलग अलग टेंसों में अलग अलग सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। ये हम टेंस वाइज पढ़ते जाएंगे। सब्जेक्ट कर्ता क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। हेल्पिंग वर्ब ये हम टेंस वाइज पढ़ते जाएंगे। इसके बाद आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है, मतलब मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया मतलब कैसे, जो कोई भी काम हम कोई भी काम करते हैं उसको मुख्य क्रिया कह सकते हैं। जैसे कि चलना फिरना, हंसना गाना, रोना उठना बैठना, किसी भी प्रकार की क्रिया जो मनुष्य करता है उन सभी क्रियाओं को हम मुख्य वर्ब कह सकते हैं। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जानवर भी करते हैं क्रियाएं। तो किसी भी प्रकार की कार्य होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं और वही क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है, जिसे हम इंग्लिश में मेन वर्ब कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट्स आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कर्म होता है। कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। ये मैं आपको समझाऊंगा कैसे, सेंटेंस के द्वारा। फिर उसके बाद आता है अदर। अदर्स मतलब अन्य। अन्य किसी भी चीज़ को इस वाक्य में जोड़ा जा सकता है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि अन्य कौन से चीज़ें अन्य होती हैं जिनको लास्ट में जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट इस पूरे वाक्य का प्रधान होता है। प्रधान मतलब एक हीरो होता है इस वाक्य का। फिल्मों में जिस तरीके से हम देखते हैं कि एक हीरो के ऊपर ही पूरी फिल्म केंद्रित होती है, उसी तरीके से सब्जेक्ट के ऊपर पूरी फिल्म इस अंग्रेजी भाषा की केंद्रित होती है। तो सब्जेक्ट क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, देखते हैं हम। देखिए सब्जेक्ट इस वाक्य के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। राम इज गोइंग टू मार्केट, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, सबसे पहले राम।
ये कोई भी हो सकता है, ये कोई किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो सकता है, या वैसे व्यक्ति का ही नाम हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति और जानवरों के द्वारा ही क्रियाएं की जाती हैं। कुछ प्रकृति की चीज़ों के द्वारा भी क्रियाएं की जाती हैं, जैसे कि पेड़ों के द्वारा ऑक्सीजन का लेना, इसके अलावा हवाओं का चलना, उनके द्वारा भी क्रियाएं की जाती हैं। तो जिन जिन लोगों के द्वारा क्रियाएं की जा सकती है उन सभी को हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। कर्ता में हम एक कंप्लीमेंट्री वर्ड्स का भी यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं ही, सी, इट। जिनका हम नाम नहीं जानते हैं उनको हम ही, सी, इट के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैसे ही ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो पूरे वाक्य में कार्य को करता है। दूसरी चीज होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार प्रयोग की जाती है। ये मैं आपको समझाऊंगा कि ये कौन सा टेंस है जब अपन टेंस पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसके बाद इज। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। उसके बाद क्या आता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जाता है टेंस के अनुसार। तो जैसे इसमें मुख्य वर्ब क्या है? गो। गो के साथ क्या लगा दिया गया है? आईएनजी। तो ये क्यों लगाया गया है ये हम टेंस के अंदर पढ़ेंगे। तो गो के साथ आईएनजी लगा दिया गया है, इसका क्या रीजन होना चाहिए, या टेंस के अनुसार इस मुख्य वर्ब में क्या परिवर्तन होना चाहिए, ये सब हम टेंस के अनुसार पढ़ते जाएंगे। अभी हम देखना है कि वाक्य बना कैसे है। सबसे पहले कर्ता आ गया, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया, फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ये कनेक्टर्स होते हैं जो वाक्यों को जोड़ते हैं। टू, इट, बहुत सारी कनेक्टर्स होते हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं आपकी ग्रामेटिकल पोर्शन में। इन्हें हम कनेक्टर्स भी कहते हैं, जो संयोजक, जो जोड़ते हैं वाक्यों को। तो यहाँ पे टू एक कनेक्टर है जिसे हम सिर्फ वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो टू, और कहाँ जा रहा है राम? मार्केट। तो मार्केट जा रहा है, तो जो मार्केट है वो क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मार्केट। अब ये वाक्य कैसे बना है देखते हैं, एक मिनट। कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कनेक्टर और ये ऑब्जेक्ट, इनके द्वारा हमारा वाक्य बना है और इसी के द्वारा ही सारी अंग्रेजी बनती है। अगर हम वाक्यों को समझ जाएंगे कि ये कौन सा वाक्य है और हमें किस तरीके से बनाना है, तो हम अपने आप ही अंग्रेजी सीख जाएंगे। तो अब हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना चाहिए। हमें सबसे पहले पढ़ना है कर्ता के बारे में। तो मैं आपको कर्ता के बारे में बताता हूँ कि कर्ता क्या होता है। वैसे हम पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि कर्ता क्या होता है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। किसी भी वाक्य में या किसी भी तथ्य में कोई भी व्यक्ति जो कर्म प्रधान होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। जैसे राम, श्याम, वह, यह, ये, वो। राम, श्याम, वह को अंग्रेजी में ही कहते हैं और यह को क्या कहते हैं? दिस। ये को क्या कहते हैं? दे। और वो को क्या कहते हैं? दोस। इन सारे शब्दों को हम कर्ता के अंदर लेते हैं। और भी बहुत सारे शब्द हैं, मैं आपको कर्ता की पूरी लिस्ट बता दूंगा सिर्फ नाउन के अलावा। इसमें नाउन्स और प्रोनाउंस दोनों होते हैं। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। तो नाउन किसे कहते हैं ये भी आपको पता होगा। तो नाउन और प्लस प्रोनाउंस, ये दोनों सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। इन दोनों से ही सब्जेक्ट का निर्माण होता है और इन्हीं दोनों से ही किसका निर्माण होता है? ऑब्जेक्ट का निर्माण होता है। क्योंकि कर्ता का प्रभाव जिस पे पड़ता है वो भी कोई या तो व्यक्ति हो सकता है या स्थान हो सकता है या कोई भी एक स्थान सूचक या व्यक्ति सूचक शब्द जैसे यह वह भी हो सकता है। तो कर्ता और कर्म ये नाउन और प्रोनाउन से मिलकर बने होते हैं। और नाउन और प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं है इसका नाउन और प्रोनाउन अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाए हैं तो मैं आगे की कक्षाओं में आपको इसके बारे में भी बता दूंगा और अच्छी तरीके से। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड टॉपिक पे जिसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब हम टेंस के अनुसार पढ़ते जाएंगे, और जो आपका मेन वर्ब है इसमें जो परिवर्तन होता है वो किस तरीके का परिवर्तन होता है वो भी हम टेंस के अनुसार पढ़ते जाएंगे। पर हमें कुछ शब्दों को याद करने के लिए मेन वर्ब के बहुत सारी चीज़ों को याद करना होगा, जैसे कि गो यानी चलना, वॉक यानी भी चलना होता है, गो यानी जाना होता है। तो गो यानी जाना, वॉक यानी चलना, ईट यानी खाना, स्लीप यानी सोना, बहुत सारी क्रियाएं होती है। तो इन क्रियाओं को हमें धीरे धीरे समझना होगा। तो मैं आपको 4-5 क्रियाओं के बारे में कुछ आज लिखा दूंगा जिनके हिंदी अर्थ और आप उन्हें याद कर लीजिएगा, और फिर हम उनका प्रयोग वाक्य बनाने में करेंगे। कर्म के बारे में मैंने आपको बताया, नाउन और प्रोनाउन से मिलकर बने होते हैं, और कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। और अदर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिन चीज़ों के बारे में हम सेंटेंस वाइज बात करते चले जाएंगे। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अब मैं आपको स्टूडेंट्स बताऊंगा चारों सेंटेंस इसी सेंटेंस से मिलकर बने होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं बस हल्का सा परिवर्तन करना होता है। सबसे पहले हमें इन अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हमने समझा। अब हम इन चारों सेंटेंस को इसमें कितना सा परिवर्तन करके उन चारों सेंटेंसेस को बाकी 3 को बनाया जा सकता है वो हम पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम अफर्मेटिव सेंटेंस को डिटेल में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो अब देखते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में डिटेल में पढ़ा। अब हम दूसरे सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरा सेंटेंस था हमारा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नकारात्मक वाक्य है स्टूडेंट्स। हमने लिख दिया था पिछली बार हिंदी में, अब हम आपको समझाते हैं। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है ये हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। अब स्टूडेंट्स देखो इसमें और इसमें कितना अंतर है। हमने इन सारे तथ्यों के बारे में बात की कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और अदर के बारे में मैं आपको विशेष रूप से बताऊंगा। ये अलग से जुड़ा हुआ होता है वाक्य, वैसे एक साधारण सा वाक्य इससे ही इतना ही होता है सिर्फ। तो इन वाक्यों के अंदर सिर्फ कितना सा परिवर्तन हुआ कि हमारे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किसका प्रयोग किया गया, नॉट का। नॉट मतलब नहीं। अगर सिर्फ इतना सा हम प्रयोग कर लेते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। कैसे, एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं हम। जैसे ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। वैसे ही इसमें नोट कहाँ पे लगेगा ये आपको वैसे ही समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसी वाक्य को ले लेते हैं हम। राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट। राम क्या है आपका सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और नॉट क्या आ गया, ये नहीं, नकारात्मक का बोध कराने के लिए। फिर उसके बाद क्या आ जाता है आप स्टूडेंट्स, आपका मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। इन चीज़ों से मिलकर क्या बना है, ये सेंटेंस बना है। तो इसको हम कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। अब मैं आपको बताऊंगा इसके तीसरे प्रारूप के बारे में। वो सेंटेंस कौन सा होता है आपका, वो सेंटेंस होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य ये 2 प्रकार के होते हैं। इन दोनों प्रकारों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि इन प्रश्नवाचक वाक्यों का जो प्रश्नवाचक वाक्य बने होते हैं उन किन किन तथ्यों से मिलकर बने होते हैं और किस तरीके से बने हुए होते हैं। मैंने आपको शुरू में ही कहा है कि अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आपको नेगेटिव का अपने आप आ जाएगा और फिर इंट्रोगेटिव का भी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले
जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें जो पहला वाक्य होता है वो होता है आपका हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो वो कैसे होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है, इस कोई भी जो वाक्य होता है वो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से बनता है और वो प्रश्न का बोध कराता है। कैसे, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। देखिए इसी वाक्य को हम बनाएंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसे, देखिए इज राम गोइंग टू मार्केट। मतलब क्या हुआ कि क्या राम बाजार जा रहा है, क्या राम बाजार जा रहा है। ये कौन से सेंटेंस हुए, हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उन सेंटेंसेस को हम हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है ये आप समझ गए होंगे, फिर भी एक बार आप देख लीजिए। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर। ये चीज़ें होती हैं, देख लीजिए आप। हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ गया, फिर सब्जेक्ट राम रह गया, फिर उसके बाद मेन वर्ब रह गया। कनेक्टर तो हम वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग करते ही हैं। फिर उसके बाद इसका क्या रह गया, ऑब्जेक्ट रह गया। अब अदर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट के अंदर बताऊंगा कि अदर क्या हो सकता है और किस तरीके के हो सकते हैं। वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेटेड ही होते हैं अदर, बट हम उनको कैसे प्रयोग करते हैं वो मैं आपको समझा दूंगा। अब ये हो गया हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम आपको बताएंगे WH वर्ड रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब सेंटेंसेस कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट्स। मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहा था। हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा WH वर्ड रिलेटेड हेल्प इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो क्या होते हैं। देखिए WH वर्ड्स रिलेटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या है। WH वर्ड ऐसे वर्ड जो WH से स्टार्ट हो या W से स्टार्ट हो। कौन कौन से वर्ड होते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला वर्ड होता है वाट, जो सबकी वाट लगाता है। ठीक है, तो ये है वाट। वाट को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या। दूसरा सब्जेक्ट दूसरा होता है आपका वाई। वाई को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्यों। वैन, वैन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कब। वेयर, वेयर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कहाँ। वाट, वाई, वैन, वेयर। हाउ, हाउ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कितना। हाउ मच यानी कितना होता है, बट हाउ यानी भी कितना और कैसे दोनों का बोध भी कराता है। अब हाउ मच बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। इन सारे वर्ड्स को हम जैसे ही अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करते जाएंगे इनको पढ़ते जाएंगे। ये कुछ वर्ड्स हैं, एग्जाम्पल है WH वर्ड्स की जिनको हम समझ सकते हैं। WH वर्ड ये होते हैं ऐसे वर्ड्स जो W या H से स्टार्ट हो या WH से स्टार्ट हो, उन सारे वर्ड्स को WH वर्ड्स बोलते हैं और उन्हीं सारे शब्दों से प्रश्न का निर्माण होता है। पहले तो सबसे पहली बात उनका अर्थ ही प्रश्न बताता है। जैसे कि वाट का अर्थ क्या हुआ, क्या, तो ये एक प्रश्न पूछता है। वाई का अर्थ क्यों, तो ये भी एक प्रश्न पूछता है। ये सारे शब्द क्या पूछेंगे, आपसे प्रश्न पूछेंगे। तो इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है हम आपको समझाते हैं। ठीक है,
सबसे पहले हम वो एग्जाम्पल ही लेते हैं आपका जो स्टार्टिंग में था। स्टार्टिंग का आपका जो एग्जाम्पल था वो था राम इज गोइंग टू मार्केट। राम कहाँ जा रहा था? बाजार जा रहा था। अब हम इसको WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं देखते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग हम देख लेते हैं कि इसको पहले वाक्य बना लेते हैं, फिर उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेंगे। वेयर इज गोइंग राम? राम कहाँ जा रहा है? अब देखना इसके अंदर क्या आ गया और ये कैसे बना है। ये थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है, थोड़ा सा अलग है। ये क्या है देखते हैं। सबसे पहले देखना, ये राम कहाँ जा रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं सबसे पहले क्या है ये WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। इसमें थोड़ा सा मैं आपको करेक्शन करना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि अगर यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही वाक्य के अंदर होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन प्रश्नवाचक वाक्यों में होते हैं, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट के बाद आता है। उसके बारे में हम अब पढ़ते चलेंगे तो हमें समझ में आएगा, फिर हम आपको और उस टाइम पे क्लियर कर देंगे इस चीज़ को। तो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, इससे बने होते हैं आपके ये WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब मैं आपको समझाऊंगा। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इस वीडियो के अंत में अदर के बारे में बताऊंगा। क्या है अदर्स? अदर्स ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के एक पार्ट होते हैं। वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिलेट करते हैं, मतलब जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। राम आम खरीदने बाजार जा रहा है। अदर्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था कि अदर्स को मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। जो कर्ता होता है, उस कर्ता को जो वो क्रिया कर रहा है, क्या कर रहा है? खरीदने की। कहाँ से? ऑब्जेक्ट, यानी कर्म, मतलब एक विशेष स्थान से, जहाँ से बाजार से खरीदने की कोशिश कर रहा है। और वो क्या खरीदने की कोशिश कर रहा है? आम। यानी कर्ता को कर्म से जोड़ने का कार्य जो करता है वही क्या कहलाता है? अदर्स कहलाते हैं। अब देखना वो किस तरीके के होते हैं और वो कहाँ कैसे लास्ट में यूज किए जाते हैं। देखना, इस वाक्य को बनाने की कोशिश करते हैं। राम इज गोइंग टू मार्केट। राम इज गोइंग टू मार्केट। क्या करने के लिए जा रहा है? क्या करने के लिए जा रहा है राम? आम खरीदने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे? टू बाय मैंगो। राम इज गोइंग टू मार्केट टू बाय मैंगो। राम क्या खरीदने जा रहा है बाजार? आम खरीदने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट आया बाय और मैंगो, ये दोनों के दोनों, ये क्या है? बाय का मतलब क्या होता है भाई? खरीदना। खरीदना क्या हुई? एक क्रिया हुई। ठीक है, और आपका ये ये एक मिनट रुक दो। ठीक है, खरीदना है क्रिया, बाय यानी होता है खरीदना। खरीदना क्या हुई? एक क्रिया। ठीक है, अब ये क्या है? ये क्रिया है। अदर्स में क्रिया, कर्म, कनेक्टर्स कुछ भी आ जाते हैं जो वाक्य को कर्म से क्या जोड़ते, क्रिया को कर्ता को कर्म से जोड़ते हैं। तो ये बाय क्या होगी? ये क्रिया, और मैंगो क्या हो गया? आम। आम सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इसे हम एक नाउन के रूप में लेते हैं। नाउन यानी
किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराए उसे नाउन कहते हैं। और ये जो आम है वो क्या है, एक फल है और इसका बोध करा रहा है वो शब्द आम, तो इसीलिए नाउन है। तो नाउन और क्रिया, नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा सकता है और क्रिया मुख्य क्रिया तो होती ही है। तो जो अदर्स है उसमें मुख्य क्रिया और ये जो नाउन है और प्रोनाउन है इनका भी यूज किया जा सकता है। तो अदर्स हम वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग कर लेते हैं कि भाई लास्ट में कुछ भी रह जाए तो उसको लास्ट में हम डाल सकते हैं, वो होते हैं आपके अदर्स। तो हम आज इस वीडियो के अंदर इंग्लिश की बेसिक चीज़ें पढ़ने की कोशिश किए। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक पढ़ लिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब हम एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी विस्मयादिबोधक शब्द के बारे, वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। अब हम उसी के साथ ही इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। हम देखते हैं कि वो वाक्य क्या होते हैं। वो नॉर्मल से वाक्य होते हैं जिनको हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें क्या होता है एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो 4th पॉइंट था अपना बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, मतलब विस्मयादिबोधक वाक्य। ये क्या होते हैं? ये वाक्य होते हैं जो दुख, सुख, पीड़ा या किसी भी प्रकार की भावनाओं को प्रकट करते हैं। मैं आपको हिंदी में लिख देता हूं, किसी भी प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करने वाले वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। कैसे? दुख, पीड़ा, सुख, किसी भी प्रकार की भावनाएं मनुष्य में होती है, जानवरों में भी होती है, हर चीज़ में भावनाएं होती है। तो उन भावनाओं को व्यक्त करने वाले वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। ये वाक्य कैसे होते हैं देखते हैं हम, देखिएगा। एल्स ही इज राइटिंग रॉन्गली, मतलब अरे कितना गलत लिख रहा है वो, कितना गलत लिख रहा है मतलब अपन ने क्या किया, उसके प्रति खेद का भाव प्रकट किया। खेद का भाव प्रकट किया मतलब अपने अंदर क्या आई, भावनाएं। अगर हमारे अंदर किसी भी प्रकार की भावनाएं आती है और उन भावनाओं के साथ हम किसी भी वाक्य को बोलते हैं तो उसे ही हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। बहुत सारे शब्द होते हैं, इन सारे शब्दों को हम टेंस के साथ ही पढ़ते चलेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जितने भी प्रकार के वाक्यों को बताया आपको, उन सभी प्रकार के वाक्यों को आप अपनी बुक्स में, अगर आपके पास इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है उसमें उन वाक्यों को ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप देखिए, उन वाक्यों को पढ़ने की कोशिश कीजिए कि क्या ये वाक्य मेरे द्वारा बताए गए सेंटेंस स्ट्रक्चर से मेल खाते हैं। क्या सब्जेक्ट पहले आता है, या सब्जेक्ट पहले नहीं आता है तो WH वर्ड आया होगा, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब होगा, बीच में नॉट आता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। आप सबसे पहले उन वाक्यों को पहचानिए कि वो वाक्य कौन से हैं। इंग्लिश में पहले सर्वप्रथम आप वाक्यों को पहचान लेंगे तो हम इन वाक्यों को बनाना भी आपको सिखाएंगे आगे की वीडियो में।